और उस लोड के बाद आपने उस लोड से जब यूज टू हो गए, तब जाकर के आप वो परफॉर्म दे पाए, आपने उतना एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चंस अपीयर किए और उनमें अच्छा मार्क्स लेकर के आए। तो सिमिलरली जब आप प्रैक्टिस पे जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं, कोई तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन की, तो वहां पर आप अपने ऊपर लोड देते हैं। वो लोड किस फॉर्म में होता है? फिजिकल एक्सरसाइजेस की फॉर्म में। ठीक है। अब वो लोड जब आप अपनी बॉडी को देते हैं तो बॉडी उसके यूज टू होती है, और उसके बाद वो उस लोड को बेयर करने के लायक बन जाती है। फिर आप उसको और लोड देते हैं, इसको हम प्रोग्रेशन ऑफ लोड कहते हैं। हमने देखा था ना, प्रिंसिपल में था प्रोग्रेशन ऑफ लोड। तो बेसिकली जो लोड हम दे रहे हैं वो होता क्या है, हम पहले इसकी बात करेंगे, उसके बाद रिकवरी की और सुपर कंपनसेशन फेज की बात करेंगे। ठीक है। तो लोड क्या है बेसिकली? इट इज द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड प्लेस्ड ऑन द इंडिविजुअल थ्रू मोटर स्टिमुलस, यानी कि मूवमेंट जो हम कर रहे हैं उसी को मोटर स्टिमुलस बोला गया है, रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी। हम किसी भी प्लेयर, इंडिविजुअल, किसी एथलीट के ऊपर जो फिजियोलॉजिकल डिमांड डालते हैं, फिजियोलॉजिकल डिमांड कैसे? आपने उसको बोला कि भाई तेरे को 10 जंप परफॉर्म करनी है। अब वो 10 जंप जब करेगा तो उसके डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स पे इफेक्ट पड़ेगा। वो जंप तो कर रहा है अपने मसल्स के द्वारा, फोर्स जनरेट कर रहा है अपने मसल्स के द्वारा, लेकिन जब वो फोर्स जनरेट कर रहा है तो उस फोर्स जनरेट करने में उसको जो ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, उसको जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो उसको सप्लाई कैसे होगी? ब्लड सप्लाई के द्वारा। तो उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी काम करना पड़ेगा, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी काम ना पड़ेगा करना पड़ेगा। ठीक, उसके डिफरेंट जॉइंट्स को काम करना पड़ेगा, उसके डिफरेंट मसल्स को काम करना पड़ेगा। तो बॉडी के मोर और लेस सारे सिस्टम्स एक्टिवेट होंगे। तो इसी को हमने बोला, उसको हमने फिजियोलॉजिकल डिमांड डाली उसके ऊपर। हमने तो केवल एक इंस्ट्रक्शन दिया था उसको कि तेरे को 10 जंप करनी है, पर जब उसने वो परफॉर्म किया तो उसने अपने बॉडी के सारे सिस्टम्स के ऊपर लोड डाला, भार डाला। इसी भार को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिमांड या फिजियोलॉजिकल लोड। अच्छा, अब देखिए ये साइकोलॉजिकल कैसे हुआ। अब जैसे ही आपने उसको बोला कि 10 जंप करनी है, तो उसने अपने दिमाग में सोचा होगा। ठीक। फिर उसको जब वो परफॉर्म करेगा, मैं कितनी जंप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर ढंग से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो सोचेगा वो। तो वो जब सोच रहा है, इसका मतलब कि उसका ब्रेन नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, एक्टिवेटेड कंडीशन में है ना, कुछ ना कुछ काम कर रहा है वो। तो इसलिए वो साइकोलॉजिकल डिमांड भी होगी। अभी वही चीज हम उसको अगर बोल देंगे कि तुम्हें 2 बार रनिंग, सॉरी, 2 स्टेप लेने हैं, देन स्टॉप करना है और जंप करना है, तो हमेशा क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, स्टॉप एंड जंप। ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन उसके दिमाग में चल रही है, ये इसका साइकोलॉजिकल लोड हो गया। यही चीज वेरी करती जाती है, अब जितना ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी आपके गेम के हिसाब से, तो साइकोलॉजिकल डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो मतलब केवल आपका बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स काम नहीं कर रहे, आपका ब्रेन भी एक्टिवेटेड है, वो भी काम कर रहा है। तो दोनों के ऊपर लोड पड़ा हुआ है, दोनों के ऊपर भार पड़ा हुआ है। तो ट्रेनिंग लोड का मतलब यही है कि हम दोनों फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल के ऊपर जो डिमांड डालते हैं कि भाई तुम अब ये काम करो, उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग लोड। और किसके द्वारा करते हैं? मोटर स्टिमुलस, यानी मूवमेंट के द्वारा। कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। अच्छा, उस मूवमेंट को परफॉर्म करने का हमारा बेसिक कारण क्या है, क्या रीजन है? तो देखो, रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी। हमारी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसको हम मेंटेन करें और उसको इंप्रूव करें। प्रीवियस को मेंटेन करना, कई बार आपने देखा होगा कि हम ज्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं देते अपने प्लेयर्स को। ठीक है। हम कहते हैं बस जो तुम्हारी पर, जैसे मैंने बताया ना आपको, कॉम्पिटेटिव पीरियड में हम क्या करते हैं? एक्सेसिव लोड नहीं देते। हम क्या कहते हैं कि जो तुमने अभी तक टेक्निक और टैक्टिक सीखी है और जो फिजिकल एबिलिटीज मेंटेन करी है, उसको बस आप मेंटेन करके रखो कॉम्पिटेटिव पीरियड तक। ठीक है। तो वो मेंटेनेंस फेस हो जाता है। तो इंप्रूवमेंट और मेंटेनेंस दोनों के लिए जो हम डिमांड डालते हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर, साइकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर, तो वो कहलाता है ट्रेनिंग लोड। अब ये लोड है ना दो तरह का, दो तरह का कह लो, या उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कोई उसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एक्सटर्नल लोड और इंटरनल लोड। ठीक। एक्सटर्नल का मतलब है कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो मस्कुलर वर्क या जो मूवमेंट आप कर रहे हो, वो एक्सटर्नल लोड है। उसका आपके बॉडी के अंदर
क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, डिफरेंट सिस्टम्स जो आपके काम कर रहे हैं उनके क्या सिम्टम्स है, वो कहलाएगा इंटरनल। अब जो काम आप कर रहे हो वो एक्सटर्नल लोड है, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आपने बोला सिंपल जंप कर ले भाई, एक बहुत सिंपल तरीका हो गया। ठीक, आपने बोला फोर्सफुल जंप कर, जोर से कर, जितनी मैक्सिमम कर सकता है, वो दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, आपने किसी गेम के अकॉर्डिंग, मान लीजिए वॉलीबॉल में बोला, बोले वन स्टेप, डबल लेग स्टॉप एंड देन जंप, ये कंबाइन करके बोल दिया आपने, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई मूवमेंट की, पर वो है तो वर्क ही। ठीक है, तो ये सारा क्या है, एक्सटर्नल लोड। जब आप इन लोड्स को देते हैं किसी भी प्लेयर के ऊपर, तो उसके बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम सिम्टम्स आते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, तो स्वेटिंग आएगी। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी ब्लड की पूरी बॉडी में, मसल्स में स्पेशली, तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने के लिए आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना पीछे, इमीडिएट इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक्सरसाइज के। तो इमीडिएटली क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी आपकी, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, आप जोर जोर से सांस लेने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। जब हार्ट रेट बढ़ी, ब्लड ज्यादा पंप हुआ, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती है ना जो आपके लोड के साथ अटैच्ड हैं, ये कहलाती हैं इंटरनल लोड। ठीक, अब इंटरनल लोड तो है ही, ये तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। अब जो एक्सटर्नल लोड है, इसको बेसिकली आपको समझने की बहुत जरूरत है। एक्सटर्नल लोड को हम क्या करते हैं, उसको हमने कैटेगराइज कर रखा है कि आप कैसे देंगे एक्सटर्नल लोड। उसमें दो टर्म आती है, वॉल्यूम और इंटेंसिटी। ठीक है ना, ये वॉल्यूम है और ये इंटेंसिटी। ठीक है, इससे पहले क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज और क्वालिटी ऑफ मूवमेंट। अब देखिए फिजिकल एक्सरसाइज जो है, यहां पर देखिए फिजिकल एक्सरसाइज है ना, ये देखिए हैव बीन क्लासिफाइड एज जनरल, स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटिटिव। हम किसी भी प्लेयर को एक्सरसाइज अगर दे रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, तो एक तो जनरल होगी, ठीक है, एक स्पेशल होगी, और एक कॉम्पिटिटिव होगी। मैंने अगर आपको बोला, जैसे मैंने अभी जंप का एग्जांपल दिया, मैंने आपको बोला सिंपली कम ऑन बॉयज जंप, वो नॉर्मली जंप कर रहे हैं। ठीक, मैंने उनको स्पेशली बोल दिया गो फॉर अ हाई वर्टिकल जंप, स्पेसिफिक हो गया। तो उन्होंने क्या किया, और जोर से फोर्स लगाना शुरू किया, और ताकत लगाई, जो ताकत लगाई और ऊपर जंप कर रहे थे। फिर मैंने उनको कॉम्पिटिटिव, मैंने वॉलीबॉल के साथ अटैच कर दिया। उनको बोला भाई नाउ वन स्टेप, डबल लेग स्टॉप एंड देन जंप। आप ब्लॉक के लिए जा रहे हैं या स्पाइक के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह की जंप करनी है आपको। तो ये क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव, रिलेटेड टू सम कॉम्पिटिशन। तो जैसे जैसे मैंने उनकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते गया, उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस बढ़ाता गया, तो क्या होगा, लोड की जो कैपेसिटी है, जो सॉरी लोड की जो कंडीशन है, वो बढ़ती जाए। लोड कम था, कम से थोड़ा ज्यादा हुआ, और उससे और ज्यादा हो। तो आपकी जैसी फिजिकल एक्सरसाइज होगी, उतना ज्यादा लोड पड़ेगा। ठीक है, तो लोड का एक फैक्टर हो गया फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरा फैक्टर जो है, दिस इज मूवमेंट क्वालिटी। आप मूवमेंट की क्वालिटी जितनी इंप्रूव करते जाओगे, फिर से वही चीज आ जाती है, जनरल स्पेसिफिक के बाद आप उसको जंप का ही एग्जांपल अगर आप देख लो, एक नॉर्मल जंप, ग्राउंड पे खड़ा हुआ बच्चा कर रहा है बड़े आराम से, वहीं आपने उसको बोल दिया नहीं, ये मूवमेंट सही नहीं है, आप पूरा स्क्वाट पोजीशन में आइए, हैंड्स का स्विंग लीजिए, और देन वर्टिकल जंप करिए या ब्रॉड जंप करिए। तो क्या होगा, मूवमेंट की क्वालिटी इंप्रूव हुई, और जैसे ही आपके मूवमेंट की उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपका जो लोड है वो एनहेंस हो जाएगा। समझिए आप मेरी बात। द क्वालिटी ऑफ मूवमेंट परफॉर्म बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन हैज डायरेक्ट influence on training load. This process of technical and tactile perfection, the quality of movement in an important factor of load by enhancing the degree of difficulty. ये देखिए, enhancing the degree of difficulty of movement execution, the training load can be considerably increased. ठीक है, आपने एक नॉर्मल तरीके से, जैसे अगर मैं सिंपली एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दे रहा था, आप सिंपल ड्रिबल कर रहे हैं, बॉल के साथ चले जा रहे हैं, फुटबॉल लेकर के। ठीक है, ये सिंपल मूवमेंट है।
मैंने अगर आपको बोल दिया कि ये कोन्स रखे हैं, इनके बीच में से आपको जिगजैग करनी है, तो मूवमेंट की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। वही मैंने आपको बोला डिफेंस के साथ करिए, डिफेंस आपको टैकल कर रहा है, तो मूवमेंट क्वालिटी आपको और इंप्रूव करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे मूवमेंट क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, आपका एफर्ट बढ़ता जाएगा, यानी कि आप ज्यादा लोड दे रहे हैं अपने बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर। तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से लोड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। जितनी अच्छी मूवमेंट क्वालिटी, उतना ज्यादा लोड आपके ऊपर पड़ेगा। और जितनी जनरल से स्पेसिफिक फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, तब भी लोड आपका बढ़ेगा। अब इसमें जो दो बेसिक चीजें आती हैं, हमने आपने अधिकतर सुना होगा, इंटेंसिटी ऑफ लोड एंड वॉल्यूम ऑफ लोड। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आता। बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज आपको समझ के देखो। पहले आप वॉल्यूम को समझ लो। वॉल्यूम होता है पूरा का पूरा भार, ठीक है। टोटल लोड गिवन टू एन इंडिविजुअल, टोटल लोड गिवन टू एन इंडिविजुअल मतलब आपने पूरा कितना भार अपने ऊपर दिया, अपने बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर दिया, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए आपने आज शाम के सेशन में एक एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन लिए एक बार में, और उसके 3 सेट मारे। ठीक है, मैंने आज चेस्ट प्रेस लिया, मेरा चेस्ट था, मैंने उसके 3 सेट मारे, 10 10 के 3। ये हो गया मेरा बेंच प्रेस फ्लैट। फिर मैंने इंक्लाइन मारी सेम, फिर मैंने डिक्लाइन मारी सेम, उसके बाद मैंने पैक डेक फ्लाई मारा। ठीक है, तो ये जितना मैंने काम किया, कितने रिपीटेशन मारे, कितने सेट मारे, ये पूरा जो बल्क अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। अरे बात समझ में, मैंने टोटल जितना काम किया, वो मेरा कहलाएगा वॉल्यूम। ठीक। अब इसमें क्या है, दो चीजें आती हैं। ये देखिए, यहां पर आप देखोगे ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस वर्ड से कंफ्यूज मत हो, स्टिमुलस का मतलब है लोड, जो आपने मूवमेंट किया, जो आपने परफॉर्म किया। ठीक है, तो स्टिमुलस वर्ड से बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपके स्टिमुलस की जगह आप इसको लिख दो ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट। ड्यूरेशन ऑफ न्यू मूवमेंट, जो आपने काम किया। तो आपने कितने घंटे काम किया, ठीक है, मान लो आपने 1 घंटे वर्कआउट किया, तो ये आपका वॉल्यूम। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस। आपने कितनी बार रिपीटेशन किया, कितनी बार 1 घंटे के अंदर आपने कितनी बार रिपीटेशन किया। भाई मैंने फलानी एक्सरसाइज के 10 10 के 3 सेट मारे, फिर दूसरी एक्सरसाइज के 3 सेट मारे, फिर तीसरी सेट के 3। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशंस, कितने रिपीटेशंस में। तो ये ऑन फिंगर्स आप काउंट कर सकते हो। आई हैव डन वर्कआउट फॉर स्पीड फॉर 1 आवर, दिस इज माई वॉल्यूम। In 1 hour, I have made 20 sprints of 100 meter with a rest of 1 minute or 2 minutes between. So this is called frequency of stimulus. हमने कितनी रिपीटेशंस की, कितनी बार दोहराया उस चीज को। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सॉरी, तो ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस समझ में आया कि टोटल टाइम टेकन, कितने समय में किया, और कितना ओवरऑल लोड था। कहने का मतलब ड्यूरेशन को आप टाइम में भी देख सकते हो, और दूसरा आपने टोटल काम कितना किया। जैसे आप काउंट करेंगे, मैंने मान लीजिए 3 एक्सरसाइज करी, 3 एक्सरसाइजेस, 3 सेट्स, 10 रिपीटेशन ऑफ इन ईच सेट, तो ये मेरा टोटल ड्यूरेशन हुआ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, कितने रिपीटेशन, कितनी बार, किस किस एक्सरसाइजेस के, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब
उसको कितनी, उसको क्या कहते हैं हिंदी में अपन, दोहराया गया, कितनी बार अपन ने उस चीज को दोहराया, वो फ्रीक्वेंसी हो गई। और टोटल टाइम कितना हमने दिया, वो दैट इज ड्यूरेशन। क्लियर। अब देखिए वही इंटेंसिटी। अब वॉल्यूम तो था, मैंने 10-10 के रिपीटेशन मारे, एक सेट मारा, 10 रिपीटेशन के 3 सेट मारे, ठीक है। और कितने से मारे मैंने, मात्र 20 केजी की बेंच प्रेस मारी, ठीक है, मात्र 20 केजी की मारी। तो मेरा लोड प्रॉपर हुआ नहीं। वॉल्यूम तो था, लंबे समय तक मैंने काम किया, उसके 6 सेट मारे, लेकिन इंटेंसिटी नहीं थी। इंटेंसिटी को हम नापते हैं उसकी स्पीड और लोड लेने की क्षमता के आधार। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आपने उसमें कितना फोर्स जनरेट किया। इंटेंसिटी ऑफ लोड का मतलब होता है, ये बीच बीच में थोड़ा सा है ना, ये डिस्टर्ब हो रहा है नेट का। तो अगर आपको कहीं बीच में आवाज इंटरप्ट होती है तो मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में लिख देना, है ना। ओके। तो वॉल्यूम आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको अभी तक। वॉल्यूम टोटल ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। नाउ इंटेंसिटी जो है, आप कितना एफर्ट मारते हैं उसमें। अब एफर्ट है ना, जैसे आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो वेट के आधार पे भी हो सकता है, और अगर आप कोई रनिंग मूवमेंट कर रहे हैं तो आपकी स्पीड के आधार पे भी हो सकता है। जैसे आपने कहा कि मैंने 100 मीटर की 20 स्प्रिंट मारी, ठीक है, तो वॉल्यूम तो था, आपने 20 स्प्रिंट मारी, लेकिन उनमें स्पीड नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी वाज लो। जो आपका एफर्ट था, जो आप फोर्स जनरेट कर रहे थे, वो कम था। हम कहते हैं ना यार, क्या हाई इंटेंसिव गेम चल रहा है। इंटेंसिव गेम का मतलब क्या है कि दे आर गिविंग देयर 100% एफर्ट, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इंटेंसिटी। कितना जोर आपने लगाया, वो चाहे गति के रूप में हो, स्पीड के रूप में हो, या आपके वजन उठाने की क्षमता के रूप में हो, ये दोनों चीजें इंटेंसिटी ऑफ लोड में आएंगी। कितने समय में किया और कितना रिपीटेशन मारे उसके, ये वॉल्यूम में आएगा। और कितनी ताकत से किया और कितनी गति से किया, ये इंटेंसिटी में आएगा। दोनों में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यही दो चीजें हैं जिसमें आदमी कंफ्यूज होता है, इसमें से कंफ्यूज होने की होती है। और ये देखो, ये दोनों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वॉल्यूम ज्यादा रख रहे हैं तो आपको इंटेंसिटी लो रखनी पड़ेगी। आप जिम में भी जाते होंगे कई लोग, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप हैवी वेट उठा रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं यानी कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस ज्यादा है, समझ रहे हैं आप। तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे। आप करते हो ना कि जब मैं, मान लीजिए 30 केजी से बेंच प्रेस मार रहा था तो मैं उसके 10 से 12 रिपीटेशन ले रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको 50 या 60 पे कर दिया तो मैंने उसके रिपीटेशन कम कर दी, यानी फ्रीक्वेंसी आपने क्या की, कम करी। क्योंकि जहां इंटेंसिटी ज्यादा होती है ना, जहां ज्यादा जोर लगता है, वहां वॉल्यूम अपने आप ही कम हो जाता है। आपको इन दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना है, ठीक है। अगर आपने वॉल्यूम ज्यादा रखा, 2 घंटे अगर आपको प्रैक्टिस करानी है, तो आप बच्चों से ये नहीं कह सकते कि तुम फुल स्प्रिंट मारोगे, वो भी 30-40। सवाल ही पैदा नहीं होता। लोड को मैनेज करना है तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो इंटेंसिटी कम होगी, और अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम को कम रखना पड़ेगा आपको, ठीक। और ये हर गेम के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिसाइड होता है। हर गेम का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कोच आपको प्रॉपर बताएगा कि आपको कब इसका वॉल्यूम ज्यादा रखना है और कम इंटेंसिटी, सॉरी, इंटेंसिटी ज्यादा रखनी है। क्लियर। अब जब हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन होती है ना एक्टिविटी कराने की, तो हम इंटेंसिटी हाई रखते हैं, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम कम है, मतलब जगह समय कम है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी दो चीजें, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस और डेंसिटी ऑफ स्टिमुलस।
इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस का मतलब है कि इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट, सॉरी, हाँ ठीक है, वही स्टिमुलस लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट। मतलब कि आपने जो मूवमेंट परफॉर्म किया उसमें कितना एफर्ट लगाया, कितनी स्पीड से किया, या कितनी वजन को उठाया आपने, ये कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी मूवमेंट की इंटेंसिटी। अच्छा, अब आपने एक मूवमेंट कर लिया, उसके बाद आपने उसको गैप देना है, रेस्ट दोगे ना आप, ठीक है। तो दूसरी चीज आती है डेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। आपने हाई स्पीड के साथ एक स्प्रिंट मारी, ठीक है, उसके बाद आपने उसको 30 सेकंड का या 1 मिनट का गैप दिया, ठीक, और उसके बाद आपने दूसरी स्प्रिंट मारी। इन दोनों का जो गैप है, बीच का रिकवरी पीरियड है, वो कहलाता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में घनत्व। ठीक, अब घनत्व कैसे, आप देखिए, आपसे बोला गया कि आपको 10 स्प्रिंट मारनी है, 10 स्प्रिंट मारनी है 50 मीटर की। अब 10 स्प्रिंट आपको 50 मीटर की मारनी है, तो 10 में आपको आपने जो टोटल ड्यूरेशन आपको दी गई कि आपको 5 मिनट के अंदर 10 स्प्रिंट मारनी है। तो जब आप 10 स्प्रिंट 5 मिनट के अंदर मार रहे हो तो आपका रिकवरी पीरियड होगा कम, यानी कि स्प्रिंट, थोड़ा सा रेस्ट, फिर स्प्रिंट, फिर रेस्ट, फिर स्प्रिंट, ठीक। तो ये डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा, मतलब कम रेस्ट, फिर स्प्रिंट, फिर कम रेस्ट, फिर स्प्रिंट। और वहीं आपको बोला गया कि आपके पास 10 मिनट का समय है, आपको 10 स्प्रिंट मारनी। तब क्या होगा, आप एक स्प्रिंट मारने के बाद यू हैव इनफ रिकवरी टाइम, देन फिर स्प्रिंट, देन फिर रिकवरी। इस तरीके से आपको 10 मिनट में जब 10 स्प्रिंट मारनी थी तो आपके पास रिकवरी टाइम ज्यादा था, और जब 5 मिनट में मारनी थी तब आपके पास रिकवरी टाइम कम था। तो हमने क्या किया, 10 मिनट की बजाय 5 मिनट में लाके उसकी डेंसिटी जो थी, रिकवरी टाइम जो था, वो कम कर दिया। और इस तरीके से हमने क्या किया, लोड को बढ़ा दिया, ठीक है। तो हम लोड को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, कहने का मतलब उसका भार बढ़ा देंगे या उसकी गति बढ़ा देंगे, ठीक, या फिर हम उसका रिकवरी पीरियड कम कर देंगे, यानी कि डेंसिटी उसकी बढ़ा देंगे, घनत्व उसका बढ़ा देंगे, मतलब रिकवरी पीरियड कम, स्प्रिंट कम, रिकवरी देन स्प्रिंट, ठीक। या एक वेट लिफ्ट उसका शोल्डर प्रेस का सेट, उसके बाद रिकवरी पीरियड कम, फिर दूसरा शोल्डर प्रेस का, तो डेंसिटी क्या बढ़ी, बढ़ा दी, तो इससे क्या होगा, लोड इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं इसको घटा देंगे तो लोड कम हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम अगर उसका बढ़ा देंगे, मतलब ड्यूरेशन बढ़ा देंगे टोटल, तो लोड बढ़ जाएगा। ड्यूरेशन कम कर देंगे तो लोड कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, यानी कि रिपीटेशन ज्यादा कर देंगे, तो लोड बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो लोड कम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम और इंटेंसिटी के आधार पर ही आप अपना लोड डिसाइड करते हैं कि आपको कितना वर्कआउट कराना है। आप सेम डे, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, 2 घंटे का वर्कआउट आप करा रहे हैं, तो हाई इंटेंस नहीं कर सकते आप उसको। आपको उसको बीच में, जो डी डेंसिटी वर्ड आ रहा है ना, ये मतलब ब्रेक देने पड़ेंगे, रिकवरी प्रोसेस रखना पड़ेगा, वरना बॉडी क्या होगी, इसमें आगे एक और आता है टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, ओवरलोड। और जहां बॉडी ओवरलोड में आ गई, इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, बॉडी को रिकवरी प्रोसेस नहीं होगा, ठीक। तो दिस इज मूवमेंट क्वालिटी, फिजिकल एक्सरसाइज, इंटेंसिटी ऑफ लोड, और वॉल्यूम ऑफ लोड। ये 4 फैक्टर हैं जो आपके लोड को डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि लोड आपका कैसे होगा। अब देखिए, अब ट्रेनिंग लोड हैज टू बी एज पर द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। अब ये आपको जज करना है कि वो कितना लोड ले सकते हैं,
जो आपके एथलीट हैं वो कितना लोड ले सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ आपको रिकवरी पीरियड रखना है साथ में। अब जब ऐसा आप करते हैं, इफेक्ट ऑफ वन ट्रेनिंग शेड्यूल ऑन परफॉर्मेंस, तो ये आप एक फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन आता है। अब ये फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन है क्या, इसको समझने के लिए पहले आपको रिकवरी समझनी पड़ेगी। ठीक है। ये फेस ऑफ रिकवरी ना, ये लोड आपने देखा, लोड हम दे रहे थे मूवमेंट एक्सरसाइज करके, लोड का वॉल्यूम बढ़ा के, लोड का इंटेंसिटी बढ़ा के हमने लोड दिया। इसके बाद ये रिकवरी प्रोसेस आता है। इस रिकवरी प्रोसेस के बाद ही फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन आएगा। जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये देखिए, अब है रिकवरी प्रोसेस। ठीक है। रिकवरी प्रोसेस में क्या है कि आप जब भी कोई वर्कलोड लेते हैं, किसी भी तरह का, चाहे वो हाई वॉल्यूम का हो, हाई इंटेंसिटी का हो, किसी भी तरह का हो, चाहे आपने 10 कदम क्यों ना चले हुए हो, बॉडी के ऊपर डिमांड पड़ेगी, बॉडी उसको सप्लाई करेगी। तो कहीं ना कहीं उसका जो नॉर्मल कंडीशन थी, जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, उससे वो डिफर करेगी, वहां से उसको कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आएगी। देखिए, दिस इज कॉल्ड रिस्टोरेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। मतलब ये बॉडी का नेचुरल फिनोमेना है कि आपका जो डिप्लीशन होगा वो उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। और उसकी रिकवरी कितनी फास्ट होगी, ये 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो अपन आगे आगे देखेंगे। आपने कोई हाई इंटेंसिव वर्कआउट किया तो आपका ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो खत्म होगा, क्योंकि आपको एनर्जी सप्लाई चाहिए थी, तो ग्लाइकोजन स्टोर खत्म होगा। ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो आपने स्टोर करी थी, वो आपकी खत्म होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्कआउट के लिए आपको फिर ग्लाइकोजन चाहिए। दूसरा, एटीपी सीपी सिस्टम काम करेगा आपका। ठीक है। बीच में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगी। ये सारी चीजें जब हो रही हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, ठीक है, उससे क्या होगा? आपको फटीग आएगी, यानी कि थकान महसूस होगी। अब उस ड्यूरेशन में आप क्या करते हैं कि कुछ साथ के साथ आप कुछ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। ठीक है। तो इन दिस फेज द ऑनसेट ऑफ फटीग एंड रिकवरी गो साइमल्टेनियसली। मतलब आप दोनों चीजों को साथ में करते हैं। ठीक है। आपने क्या किया? फटीग भी आ रहा है आपको, और उसके साथ में आपको रिकवरी के लिए आपने कुछ ना कुछ उसमें ले रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोई एनर्जी सप्लाई के लिए आप कुछ ना लिक्विड में ले रहे हैं, सेमी सॉलिड में ले रहे हैं। तो वो क्या करता जा रहा है? आपको थोड़ा बहुत जो जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है इन ब्लड सप्लाई दे रहा है। ठीक है। इमीडिएटली तो वो नहीं देगा, ठीक, लेकिन कुछ हेल्प करता है। तो those activities which continue for a long duration and those sports which are played for a considerable period, the pace of recovery in this phase plays an important role.
क्योंकि आपको बीच बीच में रिकवरी चाहिए। और कुछ नहीं तो आपकी जो हार्ट रेट बढ़ गई है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसको ही नॉर्मलाइज करेंगे आप। ठीक है, नहीं तो एक्सेसिव हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है। ठीक। अब क्या है उसमें, जो आप बीच में ब्रेक लेते हैं और जो छोटे मोटे ड्रिंक्स आप पीते हैं, ड्रिंक ब्रेक होता है ना, आपने देखा हर इसमें, तो वो फेस वन होता है। ये एक फर्स्ट एड का काम करता है आपके लिए, कि आपने जब प्रॉपर पूरी तरह से आप एग्जॉस्ट ना हो जाएं, उससे बीच में आपने छोटा सा ब्रेक ले लिया, तो आपने अपने सिस्टम्स को थोड़ा सा रिकवरी दे दी कि भाई आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो गई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, ब्रीथिंग रेट नॉर्मल हो गई। साथ में आपने कुछ एनर्जी ड्रिंक्स ले लिए तो आपको एनर्जी सप्लाई मिल गई। प्लस जो आपका लैक्टिक एसिड कंटिन्यूसली बन रहा था उसके रिमूवल में हेल्प हो गई। ठीक है। अब ये जो आपकी रिकवरी है, ये डिपेंड करती है, रिकवरी ड्यूरिंग दिस फेज टू लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन फंक्शनल कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स एंड देयर ऑर्गन्स। अब ये डिपेंड करती है कि आप पहले से कितने तैयार थे और आपके सिस्टम्स कैसा काम कर। ठीक है, आपने देखा होगा, आप खुद ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ खिलाड़ी हैं, वो ड्यूरिंग गेम, चूंकि वो प्रैक्टिस में रेगुलर नहीं आते थे, या बीच में कोई ब्रेक ले लिया था उन्होंने और वो प्रैक्टिस में नहीं आ रहे थे, और गेम में कंपटीशन पीरियड में वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, वहीं जो दूसरे प्लेयर थे, वो आफ्टर ब्रेक तुरंत रिकवर होकर के ग्राउंड पे खेलने लायक हो गए। तो ये जो रिकवरी है, ये आपकी डिपेंड करती है फंक्शनल कैपेसिटी, आपके सिस्टम्स की फंक्शनल कैपेसिटी के ऊपर। और फंक्शनल कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? ट्रेनिंग के द्वारा ही। फिर वही बात आ जाती है, ट्रेनिंग लोड एंड रिकवरी। तो ट्रेनिंग लोड लेकर के आपने रिकवरी करी है तो आपकी फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और वो आपको कंपटीशन में तैयार। ठीक है, तो ये फेज वन था। फेज टू में क्या है? दिस फेज कमेंस विद द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग शेड्यूल। सी सेशन मतलब कि जब आपका ब्रेक है, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं चली और फिजिकल एक्टिविटी, एंड एंड्स विद द रिस्टोरेशन ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। दिस फेज लास्ट फॉर फ्रॉम फ्यू मिनट्स 2 to 3 hours। अब आपने क्या किया? द फॉलोइंग एक्टिव रिकवरी मीन्स कैन बी अडॉप्टेड। अब क्या हुआ? अब जो कंपटीशन आपका चल रहा था, रनिंग चल रही थी, सबसे थी वो, थोड़ी देर के लिए आपका कंपटीशन खत्म हो गया, या मान लो मैच खत्म हो गया आपका। अब बॉडी फिर से अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, मैच खत्म, नए मैच की तैयारी करना है, अगले मैच की, उससे पहले आपकी बॉडी रिकवर होने की कोशिश करेगी। अब वो जो रिकवरी करने की कोशिश करती है ना, फ्यू मिनट्स से 2 से 3 घंटे लग सकते हैं उसको वापस से आने में। सबसे पहले हार्ट रेट नॉर्मल होगी, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। ठीक है, साइकोलॉजिकली आप, क्योंकि इतना डिमांड थी आपके ऊपर, साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर था, आप रिलैक्स हुए, तो आप क्या करते हैं? आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, लंबी लंबी सांसें लेंगे, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर आपकी बॉडी में हर सेल्स में पहुंच जाए। ठीक है, आपकी जितनी एनर्जी गई थी उसको रिफिल करने के लिए ड्रिंक लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से रिच ग्लूकोज वगैरह लेते हैं आप, जूसेस लेते हैं, इजी डाइजेस्टेबल। हमने पढ़ा था ना पोस्ट वर्कआउट मील, तो हैवी मील नहीं लेते, लाइट मील लेते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाए, जो ग्लाइकोजन स्टोर खत्म हुआ था वो थोड़ा सा दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए। उसके बाद जो आपकी बॉडी के अंदर से स्वेट के द्वारा विटामिन सॉल्ट मिनरल्स निकले ना स्वेट के साथ, उसको दोबारा से करना है, तो ओआरएस लेते हैं, इलेक्ट्रॉल लेंगे हम। ठीक है, पानी के साथ में, तो बॉडी का हाइड्रेशन, जो वाटर लॉस हुआ है वो, सॉल्ट्स मिनरल्स सब चीज पहुंच जाए आपके पास। इसके से क्या होगा? बेसिकली आपकी बॉडी रिकवर करेगी, लेकिन अभी भी वो 100% रिकवर नहीं होगी, क्योंकि जो टिश्यूज वगैरह रैप्चर हुए हैं, जो काफी आपके अंदर टूट फूट हुई है, ठीक है, वियर एंड टीयर हुआ है बॉडी के अंदर, उन सबको रिकवर होने में 24 आवर्स, 48 आवर्स, कई बार ज्यादा हैवी इंटेंसिव वर्कआउट होगा तो कभी कभी 72 घंटे भी लग जाते हैं। तो पहला तो ड्यूरिंग वर्कआउट जो आपका चल रहा था, आप पीते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, थोड़ा बहुत हो रहा था। दूसरा फेज टू था, जब मैच खत्म हुआ, आपकी फिजिकल एक्टिविटी टोटली बंद हो गई, उसके बाद फिर आपने रिकवरी करी। तीसरी जो रिकवरी है, जब आपका पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया, द ड्यूरेशन ऑफ दिस phase of recovery can last from many hours to several days. In this phase, the anabolic process facilitates the recovery. Substances such as enzymes and proteins which get depleted in the process of undertaking the load get resynthesized. मतलब
आपने जितना आपकी एनर्जी लॉस हुआ, ठीक, उसको रिप्लेनिश करना है, ग्लाइकोजन स्टोर को बढ़ाना है, अगले एक्टिविटी की, अगले फिजिकल एक्टिविटी की, अगले उसकी तैयारी करनी। तो आप खूब अच्छी डाइट लेंगे, ग्लाइकोजन स्टोर बढ़ाएंगे, अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर बढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बूस्टिंग करेंगे अपनी, प्लस इनफ प्रोटीन लेंगे, जिससे कि जो आपके मसल फाइबर टूटे थे वो सारे के सारे, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैवीली यूटिलाइज हुई थी उस टाइम पे, वो सारी की सारी वापस रिप्लेनिश हो। तो ये जो रिकवरी प्रोसेस है, ये भी आपके डाइट और रेस्ट पे डिपेंड करता है। इस फेज में अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, स्लीप लेते हैं और प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो आपकी बॉडी दोबारा से नॉर्मल पोजीशंस में आने की, और इस टाइम वो जो नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगी, वो उससे थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएगी। अभी इसी चीज को अपन आगे पढ़ेंगे ट्रेनिंग पार्ट में। ठीक है। ओके, पहले इसको देख लेते हैं। मीन्स ऑफ रिकवरी। अब ये जो रिकवरी प्रोसेस है ना, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या आप करते हैं नॉर्मल? आप खेलने के बाद आए और बैठ गए, आपने सोचा कि मुझे रिकवरी हो जाएगी बड़ी जल्दी से, तो ये थोड़ा सा डिले प्रोसेस रहेगा। आप उसको कैसे करेंगे, देखो। ये पहला जो उन्होंने बताया ना, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी रिलेटेड मीन्स, मतलब जो आपकी ट्रेनिंग है उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो कुछ ऐसा हो कि आपको बाद में जैसे, आप इसमें सिंपल समझिए कि पहली चीज, आपका वियर एंड टीयर कम होगा अगर आपने वार्म अप प्रॉपर किया होगा। ठीक है ना? आपने अगर बॉडी का वार्म अप पहले किया होगा, तो आपके मसल क्रैम्प और ये सब चीजों से, कई चीजों से, इंजरी से आप बच जाएंगे, तो रिकवरी प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। सबसे पहले तो ये। दूसरा, एक्सरसाइज सीक्वेंस। ठीक, ये ट्रेनिंग पार्ट का है कि आपने किस तरीके की एक्सरसाइजेस करी हैं। पहले उनको डायनेमिक स्ट्रेचिंग करी हुई है, ठीक है, अपने सारे मूवमेंट्स को, अपने सारे जॉइंट्स को आपने मूवलाइज किया है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करी है। ये मैं आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस की बता रहा हूँ, जब आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज सीक्वेंस अगर आपका ठीक है, ठीक है, परफॉर्मेंस टास्क हो गया, प्रॉपर रेस्ट दे रहे हैं हर रिपीटेशन के बाद में, जो डेंसिटी की बात हमने करी थी। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक रिपीटेशन मारे जा रहे हैं और रेस्ट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी रिकवरी भी स्लो होगी। प्रॉपर रेस्ट बीच बीच में दे रहे हैं तो आपकी जो फाइनल रिकवरी है वो भी जल्दी होगी। और लास्ट में आपको लिम्बर डाउन जरूर करना है। ठीक है, ये पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग जो होती है, वो जरूर करवाना है। ये क्या है, ये जो है पोस्ट वर्कआउट जो स्ट्रेचिंग है, ये आपके जितने मसल्स के अंदर जो तनाव पैदा हुआ है, जो स्पाज्म आया है, उसको रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल होगी। जो एसिडिक नेचर हो गया है ब्लड में, लैक्टिक एसिड बनी है, उसके रिमूवल प्रोसेस में बहुत हेल्प होगा। ठीक है। तो इसलिए वार्म अप और लिम्बर डाउन, ये दो बेसिक एक्टिविटी हैं, ये आपको कभी भी नहीं भूलनी है। ये आप नॉर्मल उसमें याद रखिए। ठीक है। ये दोनों रहेंगी, उसके अलावा जो आपका एक्सरसाइज का सीक्वेंस है वो प्रॉपर रहेगा, तब आपको जो रिकवरी प्रोसेस है वो फास्ट होगा। तो पहला हो गया ट्रेनिंग मेथोलॉजी रिलेटेड मींस। दूसरा है न्यूट्रिशनल। ये अभी मैंने आपको बताया, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं होगी आपके पास, तो आप ये समझिए रिकवरी प्रोसेस स्लो होगा ही होगा। जितनी आपका ग्लाइकोजन स्टोर खत्म हुआ है, उसको रिप्लेनिश करने के लिए आपको इनफ कार्बोहाइड्रेट लेनी है, जो आपको दोबारा से, जो ग्लाइकोजन स्टोर है, बिल्ट अप हो जाए, आपको दोबारा एनर्जी सप्लाई करने के लिए प्रॉपर। मैंने आपको बताया ना कि एनर्जी आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने अभी कार्बोहाइड्रेट खाया और आपको एनर्जी मिल जाएगी। ये कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज फॉर्म में जाता है, फिर वो ग्लूकोज फॉर्म दोबारा से ग्लाइकोजेनेसिस होकर के ग्लाइकोजन फॉर्म में लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। फिर वहां से वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस से टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है इसका, और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है एनर्जी, और वो आपको यूज होती है मसल के लिए। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी खाया और अभी आपको कार्बोहाइड्रेट यूज हो जाएगी। तो इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग करनी है, जिससे कि वो स्टोर हो ग्लाइकोजन की फॉर्म में और आपको यूटिलाइज हो जब आप वर्कआउट करें। इसके बाद विटामिन और मिनरल्स, जो आपके सोडियम पोटेशियम वगैरह जो भी निकले थे, वो हाइड्रेशन और अपने जो मैंने आपको बताया ओआरएस वगैरह के साथ में लेंगे, जिससे कि आपको उसका दोबारा से रिप्लेनिश होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो आपके मसल फाइबर्स और डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज टूटे हैं,
जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो वो रैप्चर होते हैं, उनको रीबिल्ड करने के लिए आपको इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है। और जैसे बताया, एक ट्रेनिंग के लिए 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए पर डे। आप 80 किलो के हैं तो करीब आपको 160 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर आप एक अच्छे एथलीट हैं तो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्रोटीन का आपको दोबारा से रिप्लेनिश करना है, तब जाके आपके सेल्स और टिश्यूज बने। तो ये न्यूट्रिशनल मीन्स। ठीक। फिर है फिजियोथेरेप्टिक मीन्स। फिजियोथेरेप्टिक मीन्स कौन से हो गए? बीइंग इफेक्टिवली यूज फॉर एक्सेलरेटिंग रिकवरी, डिफरेंट मसाज मैनिपुलेशन, है ना। आप डिफरेंट मसाज मैनिपुलेशन, कोई टेपिंग करता है, कुछ पॉन्डिंग करते हैं, अलग अलग कोई कपिंग करवाता है। ठीक है, आप जो करते हैं ना, तो क्या हुआ है बेसिकली, आपकी जो मसल्स के अंदर स्पार, जो मसल्स की जो इलास्टिसिटी थी, वो एकदम से हैवी लोड पड़ा, इलास्टिसिटी खत्म हो गई। तो वहीं की वहीं वो आपने देखा हो कई बार आपको cramps आते हैं, है ना। तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक ये भी होता है कि आपने एक्सेसिव लोड दे दिया मसल्स को एकदम से, तो वो उसको झेल नहीं पाई। तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी ना, इलास्टिसिटी, अगर आपको मसल्स में याद आ रहा हो तो, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, है ना, उसमें एक इलास्टिसिटी था। मसल स्ट्रेच होने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आती है, वो कई बार अपनी वापस पोजीशन पे नहीं आ पाती, क्योंकि इतना फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, या हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होता, या सॉल्ट बैलेंस नहीं होता। तो उसको हम कहते हैं मसल स्पाज्म। मसल रिलीज नहीं हो पा रही है, तो वो इतनी पेनफुल हो जाती है कि आप कई बार आपको वर्कआउट छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है। तो वो अगर हुआ है तो वो किससे रिलीज होगी? विद द फिजियोथेरेप्टिक मीन्स। ठीक है, वो कौन सी है? अल्ट्रासाउंड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी। बेसिकली तो सबसे अच्छी होती है मसाज मैनिपुलेशन। आप पहले पहलवान करते थे पुराने जमाने में, आप लोग भी एथलीट रहे हैं, आप लोगों ने भी करेगी, हम लोग करते थे। आपस में एक दूसरे की मसाज करते थे, बेहतरीन। ठीक है। तो उससे क्या होता था कि आपने अपने जो बॉडी के डिफरेंट मसल्स हैं उनको रिलीज किया। फिर जो ब्लड वेसल्स हैं, वहां कई बार ब्लड के थक्के जम जाते थे। ठीक है, हैवी वर्कआउट करने की वजह से जो एसिड्स वगैरह बनती है बॉडी के अंदर, तो वो टुवर्ड्स द हार्ट अगर आप प्रेशर मार के उसको एक्सरसाइज को करते हैं, मसाज मैनिपुलेशन करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो आपका लैक्टिक एसिड रिमूवल और जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल है, वो भी बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, लेग्स की मसाज मसाज करते हैं ना जब आप, तो लेग्स में एक पंप होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, दो तरह के पंप है, एक हार्ट पंप है और दूसरा मसल पंप है। तो मसल पंप, जब भी आप कोई मूवमेंट करते हैं, मसल पंप यहाँ से नीचे के पोर्शन से ब्लड को ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ फेंकता है। तो कई बार क्या होता है, एक्सेसिव लोड होने की वजह से वो इतना नहीं फेंक पाता, तो वेन्स वगैरह में ब्लड कई बार, सुपरफिशियल वेन्स के अंदर ब्लड रह जाता है। ठीक है। तो ये जो मसाज मैनिपुलेशन है ना, ये आपके रिवर्स पंप को भी एक्टिवेट करता है, आपके ब्लड को वेनस रिटर्न के द्वारा वापस हार्ट में पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये भी एक थेरेप्टिक मीन्स है रिकवरी का। तो सबसे बेहतरीन है डिफरेंट मसाज मैनिपुलेशन, उसके बाद अल्ट्रासाउंड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ये सारी चीज। देखो, ये हाइड्रोथेरेपी लिखा है, कल मैंने आपको बताया था ना, स्विमिंग पूल में जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई हो गया है कि वो एकदम से रेगुलेट हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, गर्म कंडीशन में खेल रहे हो, एग्जॉस्ट है अपने यार, ठंडे में जाते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं अपने ऊपर, तो व्हाट वी आर डूइंग, बॉडी इतनी हीट अप हो चुकी है कि उसको नॉर्मलाइज करना मुश्किल हो गया है। 80 मिनट्स का, 90 मिनट्स का गेम खेला आपने उसके बाद, तो दिस इज ऑल हाइड्रोथेरेपी। ठीक है, तो ये थेरेप्टिक मीन्स है जो आपकी रिकवरी के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? तो पहला क्या हुआ आपका, जो एक्सरसाइज का सीक्वेंस, सेशन ऑफ ट्रेनिंग, इसमें वार्म अप और लिम्बर डाउन बहुत बढ़िया जरूरी है। इसके साथ में आपको गैप देना है, बीच में रेस्ट देना है, और सीक्वेंस में परफॉर्मेंस, मतलब कि आपको हैंड रोटेशन वगैरह, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करना है, जिससे कि आपके पहले सारे जॉइंट्स मोबिलाइज हो जाएं, सारी मसल स्ट्रेच हो जाएं, उसके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, उसके बाद जाकर के आप एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करें। ठीक है, दूसरा साइक्लिक प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जो आपकी साइकिल्स है उसके हिसाब से ट्रेनिंग करना है। अब दूसरा न्यूट्रिशनल मील, अच्छे से डाइट लेनी है प्रॉपर। फिर थेरेप्टिक मील्स, और लास्ट में ये आता है साइकोलॉजिकल मील्स। ये आज की डेट में इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है, और ये है भी। पुराने जमाने में बहुत सारे राजा महाराजा भी जब भयंकर अपनी तलवारबाजी और इन सब की प्रैक्टिस किया करते थे ना, तो फिर वो एकांत में जाके सुबह या शाम को अपना योगासन करते थे, मेडिटेशन करते थे, भगवान की पूजा आराधना करते थे, शांति से बैठते थे। क्योंकि जो आपने फिजिकल लोड दिया, उसके साथ साथ आपके ऊपर साइकोलॉजिकल लोड भी पड़ा। ठीक है। अब वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी ब्रेन ऑल द टाइम एक्टिवेटेड रहती है, और जब ऑल द टाइम एक्टिवेटेड जिसकी ब्रेन रहेगी ना, वो कभी भी साउंड स्लीप नहीं ले पाएगा।
और जब साउंड स्लीप ही नहीं आएगी तो आपका रिकवरी प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और रिकवरी प्रोसेस अगर स्लो डाउन हो गया तो मैं अब अभी आगे आपको बताने वाला हूं फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन, वो नहीं आएगा, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के अंदर एनहेंसमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको प्रॉपर रिकवर होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपकी जो दिमाग है, नर्वस सिस्टम है, उसका शांत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए क्या किया, ओवर द ईयर द साइकोलॉजिकल मीन्स हैव बिकम इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन अटेनिंग फास्टर रिकवरी। फिजियोलॉजिकल एविडेंस शोज दैट द रिकवरी प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। मैंने आपको अभी बोला ना, अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप फिजियोलॉजिकली भी शांत नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अब इसके लिए क्या है, डिफरेंट साइकोलॉजिकल मीन्स में क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा, autogenous training, auto suggestions, progressive relaxation technique in order to learn and use these means to be best advantage। अब क्या साइकोलॉजिकल जो आपके होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट होते हैं टीम के साथ में, आपका हैवी वर्कआउट हुआ, उसके बाद फिर वो आपको बैठा देंगे शवासन में, है ना। आपने कई बार सुना, कहेंगे आप अपने पैर के तलवे से लेकर के ध्यान को अपने मस्तिष्क पे लाइए, आंखों के बीच में लाइए, ठीक है, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। तो आपको मजाक लगता है ना। हम किसी पहलवान को अगर ये सब चीजें कराएं तो पहलवान कहेगा, अरे सर मैट पे लड़ने दो सर, ये सब क्या करा रहे हो। लेकिन भाई ये जरूरी है। जितना वर्कआउट आप करके आए हो, हाई इंटेंसिव हाई वॉल्यूम के साथ जो आप वर्कआउट करके आए हो, जितनी लड़ाई बाउट आप लड़के आए हो, आपका दिमाग शांत हो ही नहीं सकता। और अगर आपका दिमाग शांत नहीं होगा तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, अच्छी नींद नहीं आएगी तो आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी, आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी तो आपका फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन नहीं आएगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो लोड और उसके बाद रिकवरी, तो ये रिकवरी के जो तरीके हैं वो ये हैं। ठीक है, पहले तो आपका मूवमेंट सही होने चाहिए, आपकी सिस्टमेटिक साइक्लिक प्रोसेस होनी चाहिए ट्रेनिंग की। उसके बाद आप न्यूट्रिशन अच्छा देंगे उनको, रिकवरी का ही पार्ट है न्यूट्रिशनल मीन्स। उसके बाद आप फिजियोथेरेपेटिक मीन्स यूज कर सकते हैं उसके अंदर, मसाज मैनिपुलेशन, हाइड्रोथेरेपी, साउंड थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये सारी फिजियोथेरेपिस्ट जो यूज करते हैं। और साथ में आप साइकोलॉजिकल मीन्स यानी कि बेसिकली योगा और मेडिटेशन। ठीक है, तो ये आपका रिकवरी प्रोसेस है। ठीक। अब देखिए, ये थोड़ा सा डिटेल में है, मैं आपको ये, अब आपने क्या किया, ये देखिए, ये लाइन स्ट्रेट जो दिख रही है ना आपको, ये सीधी लाइन है, ये आपकी पुरानी स्टेज थी। ये क्या थी, पुरानी स्टेज, आप यहां पर थे, इस लाइन पर थे। अब क्या हुआ, आपने फेस ऑफ लोड, आपने लोड दिया, तो ये आपकी कंडीशन क्या है, यहां से कर्व नीचे की तरफ आया, यहां आ गया। ठीक है, मेरे एरो को देखिए बस, ये फेस ऑफ लोड, आपने लोड दिया तो आपकी जो बॉडी की कंडीशन थी ना, वो यहां से डाउनवर्ड हो गई, यानी कि हर चीज कम हो गई, आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो गया, आपके मसल फाइबर टूटने लगे, आपकी हार्ट रेट वगैरह सब डाउन जा रही है, सब कुछ डाउन। ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रेनिंग खत्म हुई, आप रिकवरी फेस में आ गए। ठीक, आज की ट्रेनिंग खत्म हुई, लोड इंटेंसिटी सब आपने ले लिया। अब यहां से जब आप रिकवर हुए तो आप वापस जाकर के इस पोजीशन पे आ गए। होम्योस्टेसिस जो हमने वर्ड यूज किया था ना, इसका मतलब बॉडी अपने आप को वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करती। आपने रिकवरी की, आपने स्लीप लिया बढ़िया, आपने बढ़िया न्यूट्रिशन लिया, कोई फिजियोथेरेपी ली, कोई योगा किया, कोई मेडिटेशन किया, तो आप वापस से कहाँ आ गए, यहाँ पर नॉर्मल अपने। लेकिन इस बार अगर आपकी रिकवरी अच्छी थी, क्या था, रिकवरी अगर आपकी अच्छी थी, आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया था, आपने पूरी डाइट ली, पूरी साउंड स्लीप ली, ठीक, तो आप अब यहां पर नहीं रहेंगे। अब यहां से आपकी परफॉर्मेंस ऊपर चली जाएगी, दिख रहा है कर्व आपको। और ये कितनी ऊपर जाएगी, इसी को हम कहते हैं फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन। यहां तक तो कंपनसेशन था, मतलब जिस लाइन पे हम थे, हमने लोड लिया, रिकवरी ली और वापस से उस लाइन पे आए। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम अगर प्रॉपर लोड हुआ, प्रॉपर रिकवरी हुई, तो हम वहां पे नहीं रहेंगे, हमारी अगली लाइन कहां बन जाएगी, यहां टॉप पर। तो ये जो इंप्रूवमेंट है आपकी, इसको हम कहते हैं फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन। ठीक है,
यही कारण है कि आपकी लोड के बाद में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। यहां आपने 7.5 किलो का डंबल उठाया, आपने रिकवरी करी, थोड़े दिनों के प्रोसेस के बाद ये लोड जो आप उठाने की क्षमता, आपकी फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन आने के बाद आपकी क्षमता बन गई 10 किलो का डंबल उठाने की। ठीक है। यहां आप 14 सेकंड में 100 मीटर कर रहे थे, आपने ट्रेनिंग करी, रिकवरी करी, फिर ट्रेनिंग करी, फिर रिकवरी करी, तो आप इस ट्रेनिंग के बाद में आप बन गए 13 सेकंड में 100 मीटर दौड़ने लगे। आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। इसी इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस को या अपने फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी के बढ़ने को हम कहते हैं फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन। ठीक है। तो बॉडी हमेशा जब प्रॉपर लोड और रिकवरी मिलती है तो वो हमेशा एक कदम आगे जाती है, अपनी नॉर्मल कंडीशन से एक कदम आगे की तरफ से। ठीक है। अब देखिए, लोड को बढ़ाने के दो तरीके। वन इज कॉल्ड एज लीनियर मेथड एंड अनदर वन इज स्टेयरकेस मेथड। लीनियर का मेथड का मतलब है, शो यू विथ ग्राफ। मतलब अगर आप स्ट्रेट वे में सीधे सीधे उसको बढ़ाते जाते हैं तो वो दिस वन, ये देखिए, लीनियर इंक्रीज इन लोड एंड दिस इज इंक्रीजिंग लोड इन द फॉर्म ऑफ स्टेयरकेस। लीनियर का मतलब है जैसे आज आप कोई ट्रेनिंग प्रोसेस दे रहे हैं, लोड आज जो दिया, मान लो कल उसने आपने फॉलो किया, फिर आपको 3 दिन बाद आपने फिर से वही जो लोड है उसको इंक्रीज कर दिया और ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लोड पहले कम था, यहां से ग्रेजुअली इसको आप लोड को आप बढ़ाते गए एक लीनियर फैशन में। मतलब आज आपने 7.5 किलो का डंबल उठाया, कल आप 10 का उठा रहे हैं, परसों 12.5 का उठा रहे हैं, फिर 15 का उठा रहे हैं, मतलब ग्रेजुअली आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर। तो इस पे जो इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि रिकवरी प्रोसेस कम होता है, ये इंप्रूवमेंट के चांसेस इसमें थोड़े कम होते हैं। वहीं जो ये दूसरा मेथड है, इंक्रीज इन लोड इन द फॉर्म ऑफ स्टेयर केस। स्टेयर केस का मतलब है जैसे आज आपने लोड बनाया 7.5 किलो का, अब इस 7.5 किलो के डंबल को आप पूरा एक हफ्ते ट्रेनिंग देंगे। जब बॉडी इसके यूज टू हो गई, ठीक, बॉडी एक्यूमलेटाइज हो गई, आपके सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, मसल्स, सबके पास इतनी एनर्जी जनरेट होने लगी, ठीक, उसके यूज टू हो गए। देन ग्रेजुअली आपने एकदम से नेक्स्ट वीक में उठाया, इसको 10 किलो का डंबल बना दिया। मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, इसमें कुछ भी हो सकता है, स्पीड का हो सकता है, एंड्योरेंस का हो सकता है। ठीक है। फिर आपने 10 केजी का डंबल उठाने के लिए बोला, फिर आपने उसको 10 डेज, 12 डेज आपने उसको उसी शेड्यूल को फॉलो किया। ठीक। फिर जब बॉडी उसकी यूज हो गई, यूज टू हो गई, एक्मेटाइज हो गई, सारे सिस्टम्स काम करने लगे अकॉर्डिंगली, आपको लगा कि नाउ लोड कैन बी इंक्रीज, फिर आपने थोड़ा सा लोड और बढ़ाया, फिर उसको फॉलो किया 10-12 दिन, 2 हफ्ते, ठीक, अकॉर्डिंगली फिर आपने उसको इंक्रीज किया। तो ये स्टेयर केस मेथड है। व्हेन यू इंक्रीज द लोड, फॉलो इट फॉर फ्यू डेज, देन अगेन इंक्रीज द लोड, देन अगेन फॉलो इट फॉर फ्यू डेज, इस तरीके से स्टेयर्स फॉर्म में करते हैं, देन दिस मेथड इज कॉल्ड एज स्टेयर केस मेथड। ये ज्यादा इफेक्टिव है। ये ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी पहले एक लोड के लिए यूज टू हो जाती है, फिर आप ग्रेजुअली धीरे से आप दूसरा लोड बढ़ाते हैं, तो बॉडी उसको अडॉप्ट करने में ज्यादा समय नहीं लेती। वहीं अगर आप कंटिन्यू लोड को बढ़ाते जाएंगे तो बॉडी का रिकवरी फेस कम रहेगा और बॉडी उसको यूज टू नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं वो कोलैप्स कर जाएगी, ओवरलोड की साइड पे चली जाएगी। ठीक है। तो इसलिए लीनियर फैशन को हम कम एक्टिवेट मानते हैं, कम यूजफुल मानते हैं इन इन यू कैन से इन कंपैरिजन टू स्टेयरकेस मेथड। ठीक। तो आज आपने देखा लोड, लोड के दो फॉर्म, एक्सटर्नल लोड और इंटरनल लोड। ठीक। लोड को देने के तीन जो बेसिकली तरीके हैं, चार तरीके, सॉरी, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक। इन दोनों में भी दो चीजें मेन, इंटेंसिटी और वॉल्यूम, जिसके आधार पे हम लोड तय करते हैं कितना लोड दिया जा रहा है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है टोटल कितना अमाउंट ऑफ वर्क, ये आप ड्यूरेशन में भी काउंट कर सकते हैं और नंबर ऑफ सेट्स, जैसे होता है फ्रीक्वेंसी, 10 रिपीटेशन का एक सेट और उसके 3 सेट मारे, फिर दूसरी एक्सरसाइज 10 रिपीटेशन का एक सेट और उसके 3 सेट, तो ये दिस इज कॉल्ड। ठीक। और वही इंटेंसिटी क्या है, कितनी क्षमता के साथ, कितनी स्पीड के साथ, कितने भार को उठाया और कितना एफर्ट आपने डाला, वो कहलाएगा इंटेंसिटी। ठीक है। तो उस मूवमेंट की इंटेंसिटी, और दूसरा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है रेशियो, वर्कआउट और रेस्ट,
रिकवरी और रेस्ट का जो, सॉरी, लोड और रिकवरी का जो रेशियो है वो कहलाएगा डेंसिटी। अगर लोड और रिकवरी का जो रेशियो है वो कम होगा तो हाईली डेंस होगा वो जो आपकी वर्कआउट है। और अगर लोड और रिकवरी का जो गैप है वो ज्यादा, वो रिकवरी अच्छी होगी तो वो डेंसिटी कम हो। ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने वॉल्यूम ज्यादा रखा है किसी भी वर्कलोड का तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, अगर इंटेंसिटी ज्यादा रखी है तो उसका वॉल्यूम कम होगा। आप दोनों चीजें एक साथ बढ़ा करके कभी भी वर्कआउट नहीं करा सकते। अगर ज्यादा कराएंगे तो बॉडी ओवरलोड पे जाएगी, आपकी रिकवरी प्रोसेस नहीं होगा और फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ज्यादा दिन के लिए एक्टिविटी करा रहे हैं, तो द एक्टिविटी शुड नॉट बी हाईली इंटेंस, और अगर हाई इंटेंसिटी करा रहे हैं तो वॉल्यूम उसका कम रखना। ठीक। इसके बाद आती है आपकी रिकवरी प्रोसेस। रिकवरी के मैंने आपको तरीके बताए। पहले रिकवरी देखिए नीचे। एक सेकेंड। हाँ, दिस इज रिकवरी। रिकवरी के तीन फेज: फेज वन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, फेज टू, ठीक है, जो आफ्टर वन कंपटीशन, और जो थर्ड फेज है जो आपका पूरा कंपटीशन खत्म है, ये मतलब मैच के हिसाब से चलिए, ड्यूरिंग द मैच, ये मैच खत्म होने के बाद और ये पूरा कंपटीशन खत्म होने के बाद तीन फेजेस हैं जो आपके भरपूर कंप्लीट रिकवरी देते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, मीन्स ऑफ रिकवरी में ट्रेनिंग मेथोलॉजी कैसी है आपकी, वार्म अप प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, लिम्बर डाउन प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, मूवमेंट एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, उस पर रिकवरी डिपेंड करेगी आपकी। आपके न्यूट्रिशनल मीन्स पे डिपेंड करेगी। उसके बाद फिजियोथेरेपिटिक मीन्स है, ठीक, उनके द्वारा आप रिकवरी कैसे कराते हैं। और साइकोलॉजिकल मीन्स में इसमें मेडिटेशन एंड योगा आता है। अब ये रिकवरी अगर प्रॉपर है आपकी तो फिर आपका ये वाला पार्ट जो मैंने आपको भी बताया, दिस इज फेस ऑफ लोड, फेस ऑफ रिकवरी, और ये फेस ऑफ सुपर कंपन। अगर रिकवरी प्रॉपर है तो आपका फेस ऑफ सुपर कंपनसेशन जरूर आएगा, और यही मेन होता है जो आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज के लिए चाहिए होता है। ठीक है। सो टुडेस क्लास इज ओवर नाउ। कल हम पढ़ेंगे ओवरलोड, और ओवरलोड को जज करने के लिए क्या क्या सिम्टम्स हैं। ठीक। ओके। कोई कोई भी कर रहा है भाई। जी कहिए। सर रिकवरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर रिकवरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ बताइए। सर जैसे अभी हम मतलब अभी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में नहीं हो रहे, जैसे मान लीजिए हमने मास्टर जो इंटर कोर्स किया है, तो इसकी रिकवरी कितने दिन या कितने दिन में होगी, और मतलब इसमें डाइट क्या लेनी चाहिए प्रोफाइल, मतलब जैसे मैं मान लीजिए मीडियम प्रेशर बॉलर हूँ और आज मैंने मास्टर कर रेसलर। लिया। नहीं, मीडियम क्रिकेटर हूँ, मैं मीडियम प्रेशर बॉलर हूँ। हाँ हाँ। तो अगर मैंने आज मास्टर कर लिया तो मैं वो एनर्जी के साथ बॉलिंग नहीं डाल पाऊंगा जो मैं डाल रहा था। तो यही सेम एनर्जी मतलब जो मैं एफर्ट लगा सकूं, तो उसके लिए कितने घंटे या दिन में रिकवरी हो जाएगी, और डाइट क्या लेनी चाहिए। नहीं, डाइट तो देखो, आप जो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर, और आपका प्रोटीन चलेगा साथ में, जो मैंने बताया मिनरल्स हम्म, वगैरह जो आपके रहते हैं नेचुरली। ठीक है। वो हम्म, आपके साथ में चलेगा। इफ यू आर टेकिंग सम सप्लीमेंट्स वो भी आप लेंगे, तो डाइट तो आप प्रॉपर लेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपने वर्कलोड जो लिया है वो कितनी इंटेंसिटी और कितने वॉल्यूम के साथ लिया है, उस पर डिपेंड करता है आपका रिकवरी कितनी है। अगर हाई वॉल्यूम है, मतलब आपने पूरे दिन भर का मैच खेला है, तो एटलीस्ट आपको 24 आवर लगेंगे दोबारा रिकवर होने के लिए, नेक्स्ट मैच के लिए। जैसे आपका ठीक है। क्रिकेट क्रिकेट जो है पूरा फुल होल डे प्रोसेस, अगर 50 ओवर्स का डे मैच खेल रहे हैं आप, तो मोर और लेस जी पूरा सर। आई थिंक 10 घंटे, 8-10 घंटे लगते ही हैं मैच में, है ना। जी तो उसके लिए आपको जी। एटलीस्ट 24 आवर्स का रेस्ट चाहिए। आपने देखा होगा मैचेस कभी भी कंजिक्यूटिवली नहीं रखे जाते कि आज मैच हुआ कल फिर मैच आपका रख दिया जाए। ठीक है। सर एक क्वेश्चन, हाँ। काफी दिन से, सर एक क्वेश्चन है सर।